नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं गार्गी शुक्ला। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ को बड़ा झटका। कोल्लम से कोच्चि तक वामपंथ के किले में दरार। मुनंबम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की दर्ज। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत पर जनता का जताया आभार। पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रहे उपस्थित। कल होगा औपचारिक ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, शांति ही विकास का रास्ता। गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में की शिरकत। 750 से अधिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने लिया खेलों में हिस्सा। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। राष्ट्रपति ने वीर शहीदों को किया नमन। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में अर्पित की श्रद्धांजलि। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के इवेंट में मचा बवाल। मेसी की झलक ना देख पाने से बिफरे फैंस। स्टेडियम में फेंकी कुर्सियां और बोतलें। राज्यपाल ने जताया गहरा आक्रोश। भाजपा ने कहा, मुमताज सरकार ने बंगाल की छवि की खराब। देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकासिता तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है वे केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के लोगों का आभार जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, केरल के उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। केरल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सियासी संदेश देने वाली खबर। वक्फ बोर्ड के विवादों में घिरे मुनंबम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जिस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, वहां की जनता ने वक्फ के दावों के खिलाफ और भाजपा के स्टैंड के समर्थन में वोट किया है। 400 दिनों का आंदोलन, 500 ईसाई परिवार और बेदखली का डर, इन सबके बीच मुनंबम ने जो जनादेश दिया है उसने पूरे केरल की राजनीति को हिला कर रख दिया है। ये जीत सामान्य नहीं है, क्योंकि मुनंबम वह इलाका है जहां 500 से ज्यादा ईसाई परिवार पिछले 1 साल से अपनी जमीन बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर हैं। पिछली बार ये वार्ड कांग्रेस के पास था, लेकिन इस बार जनता ने वक्फ विवाद पर कांग्रेस की चुप्पी और भाजपा की सक्रियता के बीच फैसला सुनाया है।
वक्फ बोर्ड ने 2019 में यहां की 404 एकड़ जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ईसाई समुदाय अपनी ही जमीन पर अवैध कब्जाधारी घोषित होने की कगार पर था। मुनम्बम भूमि संरक्षण परिषद के बैनर तले लोग 400 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार ने जमीन का टैक्स लेना बंद कर दिया था। जब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो मुनम्बम की आवाज दिल्ली तक गूंजी। चुनाव के शुरुआती बहिष्कार के बाद जनता ने वोट की ताकत से अपना जवाब दिया। भाजपा के प्रदेश महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुनम्बम के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही और जनता ने उस भरोसे पर मोहर लगा दी। जानकार इसे केरल में ईसाई समुदाय और भाजपा के बीच बढ़ते तालमेल के रूप में देख रहे हैं, जो 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहा है। और केरल की सियासत से लगातार चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, जिसने राज्य की राजनीतिक दिशा पर एक नई बहस छेड़ दी है। त्रिशूर नगर निगम के कननकुल नगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये वही वार्ड है जिसे कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि मुमताज की ये जीत एक हिंदू बहुल इलाके से आई है, जहां भाजपा से मुस्लिम चेहरे की जीत को किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पेशे से पेट ग्रूमिंग बिजनेस से जुड़ी मुमताज पिछले 8 वर्षों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में चेन्नई तक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। चुनाव के बाद मुमताज ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी के साथ किए गए जमीनी संघर्ष को दिया है। त्रिशूर कॉरपोरेशन में भाजपा की ये जीत कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। जहां इस बार 28 महिलाएं चुनावी मैदान में थीं, वहीं मुमताज की जीत ने भाजपा के लिए महिला मतदाताओं और मुस्लिम समुदाय के बीच नए राजनीतिक अवसर खोल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम केरल में बदलती सियासी हवा और स्थानीय स्तर पर भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का बड़ा संकेत है। केरल निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने युगांतकारी परिवर्तन बताया है। हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। एर्नाकुलम जिले में मुनम्बम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। वोट चोरी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केरल में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट का वोट किसने चोरी किया। वहां के तमाम क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है अथवा हमारी कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई हुई है, वहां मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपका वोट किसने चोरी किया है? वहां तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में ही है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वोट किसने चोरी किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं आपका वोट किसने चोरी किया है। अतः यह भी ये संकेत दे रहा है इस केरल के
नगर निगम चुनावों का यह भी एक अर्थ है कि किस प्रकार से जो भ्रम फैलाया जाता था वो भी साफ है, और ये दो मुही राजनीति को देश के किसी भी प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। आज का दिन केरल में पीढ़ियों से चले आ रहे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। हमारे कार्यकर्ता हमारी शक्ति हैं और हमें उन पर गर्व है। ये विशेष समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद स्वागत है खबर उत्तर प्रदेश से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में संगठन के मुखिया की तलाश अब खत्म होती दिख रही है। 14 दिसंबर को भाजपा अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान करने वाली है। 1989 में गोरखपुर से पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति शुरू करने वाले पंकज चौधरी आज भाजपा के उन कद्दावर नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने महाराजगंज सीट से 7 बार जीत दर्ज कर दिल्ली की संसद में अपनी धाक जमाई। क्यों पंकज चौधरी ही पहली पसंद, आइए आपको बताते हैं। पंकज चौधरी को यूपी की कमान सौंपने के पीछे भाजपा की गहरी राजनीतिक गणित है। कुर्मी वोट बैंक, यूपी में ओबीसी राजनीति, खासकर कुर्मी वोट बैंक पर पंकज चौधरी की जबरदस्त पकड़ है। पूर्वांचल का किला, गोरखपुर महाराजगंज क्षेत्र से आने के कारण पूर्वांचल में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। संगठनात्मक अनुभव, पार्षद से लेकर 2 बार केंद्रीय मंत्री तक का सफर उनके प्रशासनिक और सांगठनिक कौशल को साबित करता है। स्वच्छ छवि, 7 बार के सांसद होने के बावजूद निर्विवाद और जमीनी नेता की छवि। कल होने वाले औपचारिक ऐलान से पहले ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। बस्तर ओलंपिक क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को और निखारने और प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं नक्सल मुक्त बस्तर की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों,
मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया। अमित शाह ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में एक टोली सरेंडर किए हुए नक्सल युवाओं की भी थी। नक्सलवाद से जुड़े 700 से ज्यादा युवा खेल के रास्ते पर आए हैं। उन्होंने कहा, यह देखकर खुशी हुई कि परेड में शांति के प्रतीक सफेद झंडे के साथ सरेंडर किए हुए खिलाड़ी आए हैं। अमित शाह ने कहा कि शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। इस 700 खिलाड़ी जो नुआ बांट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को राष्ट्र नमन करता है। उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद भवन आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को विशेष रूप से याद किया। वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान इन जवानों ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज के दिन हमारा देश उन सभी को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राणों की आहुति दी। घोर खतरे के बीच भी उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। भारत उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगा। खबर कोलकाता से, जिसके सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने आए फुटबॉल फैंस की नाराजगी भी देखने को मिली। फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। मेसी के स्टेडियम से जल्दी जाने से नाराज फैंस ने स्टेडियम के स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ग्राउंड में फेंकनी शुरू कर दी। इसके चलते अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का स्टेडियम के ग्राउंड में चारों तरफ घूमकर फैंस का अभिवादन करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। स्टेडियम में बिगड़ते हालात को देखकर मेसी को वहां से कड़ी सुरक्षा में निकाल लिया गया। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। फैंस ने मेसी के कम समय के लिए स्टेडियम में रुकने पर निराशा जताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी नेता और मंत्री उनके चारों ओर जमा थे, जिसके कारण फैंस कुछ भी नहीं देख पाए। इतना पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया। हालांकि ममता बनर्जी ने इस घटना पर माफी मांगते हुए जांच समिति गठित की है। मेरे साथ जो लोग गया था वो लोग बोला मेसी को 5 मिनट भी देख नहीं पाया, सब घेर के रखा था। मेसी फुटबॉल वो टच भी नहीं किया था। और
he got furiated about the management and he left the stadium with utmost disappointment. He's overprotected. There are 3 or 4 like circles around him, and he was like that. He was not using a single speech. He was just like what, swing his hand and like that. Can't see anything at there. Only the people, elite people of Calcutta were there. They got their photograph clicked, and that's it. So many children, small children coming from at say 7 o'clock in the morning, and they couldn't see anything. So very bad management, and it should be called off. This is the pathetic experiment. This is the very, very poor organizer. I think my small kid was there, so he has come up with so excitement. But this is something which actually we never imagined from Kolkata. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने फुटबॉल खिलाड़ी के कोलकाता इवेंट में हुई अफरा तफरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बंगाल के फुटबॉल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए ये अपमान की बात है। कार्यक्रम को खराब प्रबंधन का नतीजा बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि कल रात को भी उन्होंने प्राधिकारियों को कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए थे। और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आयोजकों की गिरफ्तारी, टिकट का पैसा लौटाने, न्यायिक जांच और लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल स्टार मेसी के नाम पर आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, जो अस्वीकार्य है। Immediately arrest the organizer. Refund the money to the common men who paid for the tickets. And for future, government should have a standard operating procedure for such large congregations which take place in the city. There should be an insurance scheme where the life and property of the spectators will be insured. The premium should be paid by the organizer who collected tickets. Now, if such an incident takes place in future, for such congregations, rapid action force in sufficient numbers should be kept ready, well-oiled and fighting fit. Then, very important, we see lack of management, lack of planning, lack of supervision here. These things are to be taken care of. श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर के नवनिर्माण के 4 साल पूरे हो गए हैं। 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भव्य कॉरिडोर के नवनिर्माण का उद्घाटन किया था। वर्षगांठ के इस अवसर पर पूरे काशी विश्वनाथ धाम को भव्यता के साथ सजाया गया है। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में विशेष पूजा पाठ, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम नवीनीकरण की चौथी वर्षगांठ 13 दिसंबर 2025 को पूरी हो रही है। इस पावन अवसर पर 13 और 14 दिसंबर को विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे जन्मदिन के अवसर पर घरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, ठीक उसी तरह से श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी विशेष चिरंजीवी पूजा की जा रही है। काशी में जब तक वेद शास्त्र के विद्वान, जानकार और अविकल कर्मकांड कराने वाले लोग रहे, तो इनके राज्य में इसी व्यवस्था रही कि जन्मदिवस का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता। तो यही सब कार्य थोड़े में किया गया है। धर्म सिंधु में इसका बहुत महत्वपूर्ण सारांश दिया है। आस्था अर्थव्यवस्था का आधार बन रही है और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में ऐसे प्रयासों की अहम भूमिका परिलक्षित हो रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु नित्य प्रति दर्शन कर रहे हैं और स्वागत, सम्मान, सुरक्षा सहित तमाम चुनौतियों के बावजूद श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन मुस्तैदी के साथ सभी श्रद्धालुओं की आस्था का ख्याल रख रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो नवीनीकृत स्वरूप है, इसकी वर्षगांठ, तो पूरे धाम को बहुत विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। काशी का केंद्र आप कह सकते हैं भगवान विश्वनाथ का धाम है, तो इस केंद्र को
जैसा होना चाहिए, जिस रूप में हमको मनाना चाहिए, कि केवल इसमें नृत्य का, संगीत का उत्सव ना हो या शास्त्र का उत्सव भी हो, केवल शास्त्र का उत्सव ना हो या लोक का उत्सव भी हो। तो हमारी शास्त्रीय परंपराओं का, हमारे शास्त्रोक्त ज्ञान और शास्त्रोक्त आचार का, और साथ ही लोक कल्याण का और लोक के जोड़ने का जो एक महोत्सव होता है, इस रूप में यहाँ पर शास्त्रोक्त कार्यक्रम हो रहे हैं, शास्त्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं। धाम को इस उत्सव हेतु भव्य रूप से सजाया गया है। परिसर में प्रकाश, अलंकरण, पुष्प सज्जा और श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। दोनों दिनों में भक्तों के लिए भजन गायन, वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा दिव्य दर्शन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मनीष वाजपेयी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और गार्गी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।